14 जुलाई 2025 दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले कुणाल देव के लिए यह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे दर्द भरा दिन था, क्योंकि बस थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपने बड़े भाई करण देव की चिता को आग दी थी। 36 साल की बेहद कम एज में उनका भाई करण एक ऐसे हादसे का शिकार हो गया था जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। परिवार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक रात पहले मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर यूज़ करने के चलते शॉर्ट सर्किट से करंट लगने की वजह से करण की मौत हो जाएगी। चूंकि देश में पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे, इसलिए इस बात पर यकीन करने में करण के परिवार को मुश्किल भी नहीं हुई। परिवार के बड़े बेटे का 4 कंधों पर शमशान तक का सफ़र सबके दिलों में गहरा दर्द दे गया, और इस दर्द को और बढ़ा रहा था ये ख्याल कि करण अपनी वाइफ सुष्मिता और 6 साल के बच्चे को इस दुनिया में अकेले छोड़ गया था, जो अभी तक यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि करण अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे मातम के माहौल में मौजूद रिश्तेदार, पड़ोसी और जान पहचान के लोग देव के परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना दे रहे थे कि तभी वहीं पर एक रिलेटिव कुणाल को एक फ़ोन पकड़ाकर चला जाता है। लेकिन कुणाल के हाथों में आया यह फ़ोन कोई नॉर्मल मोबाइल फ़ोन नहीं था, क्योंकि इस फ़ोन में छिपे गहरे राज आगे चलकर एक ऐसे केस का डिजिटल एविडेंस बनने वाले थे जो करण की मौत के पीछे की घिनौनी साजिश से ऐसा पर्दा उठाएंगे कि उस सच को सुनने वालों की भी रूह कांप जाएगी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द इलेक्ट्रीफाइंग केस ऑफ करण देव। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर की ओम विहार कॉलोनी में नीरू देव अपने बड़े बेटे करण और छोटे बेटे कुणाल के साथ इस घर में रहती थी, और उनकी बड़ी बेटी नैन्सी अपने पति के साथ अमृतसर में रह रही थी। यह घर करण के चाचा हरीश देव और करण के पिता के नाम रजिस्टर्ड था, जहां घर के बाहर ही करण के चाचा हरीश ने देव ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शॉप खोल रखी थी, जो वो अपने बेटे राहुल के साथ चलाते थे। और करण की मां नीरू भी घर से ही टिफिन सर्विस का काम किया करती थी। खुद घर का सबसे बड़ा बेटा करण नोएडा की प्राइवेट कंपनी में एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट का काम कर रहा था, और इसी कंपनी में काम करते हुए उसकी मुलाकात अपनी को-वर्कर सुष्मिता से हुई थी। इन मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और साल 2015 में घर वालों की रजामंदी से करण और सुष्मिता की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बेहद अच्छे से गुजर रही थी, और 4 साल बाद यानी 2019 में जिंदगी की खुशियां तब और बढ़ गई जब इनके घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे की परवरिश के लिए जहां सुष्मिता ने अपनी जॉब से ब्रेक लेने का फैसला किया, वहीं करण अपनी जॉब में और शिद्दत से काम करने लगा। करण को महसूस हुआ कि परिवार बढ़ने और जगह की कमी के चलते अब इस घर में बच्चे को पालना मुश्किल हो गया है। इसलिए वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ इसी इलाके में किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। करण हमेशा से चाहता था कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करे और उसके साथ बिताए हुए पलों को अपने खुद के घर की दीवारों में समेट कर रखे। 2 साल बाद यानी 2021 में उसका यह सपना भी पूरा हुआ, जब बैंक से लोन लेकर उसने इसी इलाके में एक फ्लैट खरीदा और सुष्मिता और बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो गया। सुष्मिता और बच्चे के साथ साथ करण का अपने पूरे परिवार से भी गहरा लगाव था। यही वजह थी कि उसने अपना नया घर कहीं दूर नहीं बल्कि अपने ही पुराने घर के इलाके में लिया था, ताकि वो रेगुलरली अपने परिवार से मिलने पुराने घर जा सके। पूरा परिवार अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक काली नज़र इनकी सारी खुशियों को एक पल में उजाड़ कर चली जाएगी। 13 जुलाई 2025 सुबह के करीब 9:30 बजे सुष्मिता बदहवास हालत में अपने घर से भागते हुए अपनी सास के घर के दरवाजे को पीटने लगती है। सुबह के वक्त अचानक गेट भड़बड़ाने की आवाज़ से घर वाले घबरा जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि बाहर सुष्मिता की सांस फूली हुई है, और वो कांपते हाथों से अपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही है। अपनी फूलती सांसों को संभालते हुए सुष्मिता बस इतना कह पाती है कि तुम्हारे भैया अब उठ नहीं रहे हैं। मैंने उन्हें काफ़ी हिलाया डुलाया, पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनते ही कुणाल और उनकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, और दोनों बिना एक पल गंवाए नंगे पैर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़े। बेचैनी में कुणाल ने तुरंत अपने चाचा को कॉल करके करण की खराब हालत के बारे में बताया, जिन्होंने खबर सुनते ही अपने बेटे राहुल को वहां भेज दिया। अपार्टमेंट पहुंचते ही सबने देखा कि करण बेड पर बेसुध पड़ा हुआ था और उसकी सांसें बिल्कुल बंद थी। कुणाल ने घबराहट में करण के पैर की मालिश करना और मुंह पर पानी के छींटे मारना शुरू किया।
लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सब लोग बढ़ती घबराहट के साथ सुष्मिता से इस हालत की वजह पूछने लगे, जिस पर उसने बताया कि रात को जब वो सोने जा रही थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, लेकिन करण एक्सटेंशन बोर्ड से अपना मोबाइल चार्ज करते हुए यूज कर रहा था। शायद फोन से ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। करण की सीरियस कंडीशन देखते ही कुणाल घबराहट और परेशानी में सीधा घर के पास मैगो हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां उसने डॉक्टर से गुहार लगाई कि वो होम विजिट करके उसके भाई को चेक करें। लेकिन इस अफरा तफरी में भी डॉक्टर उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुए। मजबूरन कुणाल ने बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस बुलाई और करण को सीधा मैगो हॉस्पिटल ले आए। वहां डॉक्टर्स ने तुरंत करण का चेकअप शुरू किया, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी में पल्स तक महसूस नहीं हुई। कुछ ही पलों में डॉक्टर्स ने करण को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। ये सुनते ही पूरे परिवार में तहलका मच गया। सुष्मिता और करण की मां का हाल बिल्कुल बुरा हो गया। रो रो कर उनके आंसू तक सूख गए। घर में गम और मातम की गहरी छाया थी, पर इस दर्द के बीच एक और चिंता सबके दिल में काट रही थी कि इतनी कम उम्र में विधवा हो चुकी सुष्मिता अब अपने आप को कैसे संभालेगी। जहां एक तरफ परिवार एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं डॉक्टर्स ने करण के चेस्ट और हाथों पर बर्न इंजरीज और मुंह से निकलते झाग को देखकर प्रोटोकॉल के तहत तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हॉस्पिटल ने बॉडी परिवार को वापस नहीं दी और पुलिस के पहुंचने का इंतजार करने लगे। पुलिस जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने डॉक्टर से इंक्वायरी की और फिर परिवार से करण के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। चूंकि सुष्मिता के दिए इलेक्ट्रिक शॉक वाले रीजन पर परिवार पूरी तरह से विश्वास कर चुका था, इसलिए पुलिस के सवाल सुनते ही उनका ध्यान अपने दुख से हटकर इंक्वायरी की वजह समझने पर लग गया। पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें करण की मौत की वजह पर डाउट है और असली वजह सिर्फ पोस्टमार्टम से ही सामने आएगी। आमतौर पर अगर 50-60 साल की उम्र वाले शख्स की नेचुरल डेथ हो जाए और परिवार पोस्टमार्टम से इनकार कर दे, तो पुलिस ऐसी सिचुएशन में पोस्टमार्टम नहीं करवाती। बट चूंकि करण सिर्फ 36 साल का था और मौत का रीजन भी क्लियर नहीं था, इसलिए पुलिस ने परिवार से कहा कि वो आपस में बात करके पोस्टमार्टम के लिए अपना फैसला बताए। हॉस्पिटल में करण का पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। ऐसे में करण के चाचा हरीश देव पोस्टमार्टम कराने के खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि अपने बच्चे को तो हम खो चुके हैं, कम से कम उसकी बॉडी की दुर्गति ना की जाए। हरीश का बेटा राहुल भी इसी बात को सपोर्ट करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता अपनी सास से रोते हुए कहने लगी कि करण ने मुझसे पहले कहा था कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो प्लीज मेरा पोस्टमार्टम मत कराना। अपनी बेटे की इच्छा को सुनते हुए करण की मां भी सुष्मिता की बात से राजी हो गई। वो पुलिस से पोस्टमार्टम ना कराने की बात कहने वाली थी कि कुणाल ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहीं रोक लिया और धीमे से उन्हें बताया कि माँ, जब मैं घर पर करण की बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा रहा था तब मैंने उसके मुंह से झाग निकलते देखा था और डॉक्टर ने उसकी बॉडी पर कई चोट के निशान भी देखे थे। कुणाल ने समझाते हुए कहा कि इस फैसले को हमें सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि समझदारी से लेना होगा, क्योंकि यह सब देखकर तो साफ लगता है कि करण का पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। उसने बोला कि करंट लगने में झाग नहीं आता, इसका पोस्टमार्टम होगा। कुणाल के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने करण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल हॉस्पिटल भेज दिया। 14 जुलाई यानी मंडे को हॉस्पिटल ने करण का पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के बाद उसकी बॉडी को वापस हैंडओवर कर दिया और परिवार ने करण का अंतिम संस्कार कर दिया। करण को विदा करने परिवार, नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी लोग आए थे। ऐसे गमगीन माहौल में एक रिलेटिव कुणाल को एक मोबाइल फ़ोन देते हुए कहता है कि यह राहुल का फ़ोन है, उसको लौटा देना। ये राहुल वही हरीश देव का बेटा और कुणाल का कज़न था, इसलिए कुणाल अपने पास वो फ़ोन रख लेता है। ऐसे मातम के माहौल में जब उसका ध्यान अपने भाई के अंतिम संस्कार की क्रिया में लगा हुआ था, तब वो अपना खुद का फ़ोन कहीं रखकर भूल गया और अपने आसपास की जगहों में चेक करने के बाद भी जब उसे अपना फ़ोन नहीं मिला तो उसने राहुल के उस फ़ोन को निकाला ताकि अपने नंबर को डायल कर उसे ढूंढ सके। कुणाल जैसे ही अपना नंबर डायल करने के लिए फ़ोन ऐप पर गया तो रिसेंट्स में एक नाम देखकर वो हैरान हो गया। राहुल के फ़ोन में वाईफी के नाम से मल्टीपल कॉल्स की गई थी। वो इसलिए हैरान था क्योंकि राहुल अनमैरिड था। ऐसे में वो किसका नंबर वाईफी के नाम से सेव करेगा। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुणाल ने नंबर देखने के लिए उस कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, पर नंबर पढ़ते ही उसका दिमाग चकरा गया क्योंकि यह नंबर करण की वाइफ सुष्मिता का था। यह देखते ही कुणाल सुन्न पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या सिर्फ उसका वहम। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कुणाल ने राहुल के फ़ोन में अलग अलग ऐप्स को चेक करना शुरू किया,
जहां इंस्टाग्राम के चैट्स को स्क्रॉल करते हुए उसे अपनी भाभी का अकाउंट वाइफी निकनेम के साथ दिखा। इस मामले की तह तक जाने के लिए जैसे ही कुणाल ने उन दोनों की चैट्स को पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। अब इन चैट से ऐसे राज खुलने वाले थे जो दिखाएंगे कि जब किसी के दिमाग पर लालच, हवस और स्वार्थ का शैतान सवार हो जाए तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। साल 2023। करण और सुष्मिता का बेटा अब 4 साल का हो गया था और उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। अपनी फैमिली के स्टेबल फ्यूचर के लिए करण जॉब में अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। बिना शिफ्ट की परवाह किए वो पूरा दिन काम में लगा रहता था। इधर सुष्मिता ने भी एक ट्रैवल कंपनी ज्वाइन कर ली थी और धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। अपने बेटे की फिजिकल एक्टिविटी के लिए करण ने उसकी मर्जी से उसका एडमिशन स्केटिंग एकेडमी में करवा दिया, जहां वो स्कूल से लौटने के बाद जाता था। स्केटिंग एकेडमी से वापस आकर वो अपनी दादी के पास उनके घर में रुक जाता था और जब करण ऑफिस से लौटता तो अपने बेटे को वहां से पिक करके अपने फ्लैट ले आता। लेकिन करण की जॉब ऐसी थी कि कभी कभी उसे नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था और ऐसे वक्त पर उसका बेटा अपनी दादी के घर ही रुक जाता था। करण का काम इतना डिमांडिंग हो चुका था कि वो या तो ऑफिस में होता या फिर काम के स्ट्रेस में घिरा रहता। जिंदगी की जिम्मेदारियों के बोझ ने दोनों के बीच एक अनकही सी दूरी बनाना शुरू कर दी थी। इन्हीं सब के बीच 35 साल की सुष्मिता और 23 साल के उसके देवर राहुल की आपस में हाय हेलो से एक छोटी सी चैट तो शुरू हुई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। शुरुआत में तो बस हल्का फुल्का मजाक, 1-2 पर्सनल बातें, फिर धीरे धीरे सुष्मिता अपने दिन के छोटे बड़े पल, अपने मन की बातें, अपनी शिकायतें, सब कुछ राहुल से शेयर करने लगी। पहले तो इन मुलाकातों का सिलसिला बस एक दोस्ताना था, पर एक पल ऐसा आया जब हर एक नए मैसेज का इंतजार सुष्मिता को बेचैन करने लगा। एक स्क्रीन के छोटे से चैट बॉक्स में शुरू हुई बातें जिस्मों के संबंध तक पहुंच गई। पहले तो यह मुलाकातें छुपकर होती थी, मगर धीरे धीरे हदें धुंधली होती गई। चूंकि यह एक भाभी देवर का रिलेशन था, इसलिए कभी किसी को शक भी नहीं हुआ। रात को जब करण ऑफिस में होता और सुष्मिता घर में अकेले होती, तब राहुल का यूं दरवाजा खटखटाना एक आदत सा बन गया। दोनों जानते थे कि यह गलत है, पर गलतियों का भी अपना एक नशा होता है जिसमें ना समझ काम करती है, ना गुनाह का एहसास होता है। रात में अगर आपका बच्चा 11 बजे जा रहा है, 3 बजे आ रहा है, तो माँ बाप दरवाजा खुद खोल रहे, पूछ नहीं सकते कहाँ से आए हो। जितना राहुल और सुष्मिता एक दूसरे के करीब आते गए, उतना ही करण और सुष्मिता के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ छोटी मोटी बातों पर तकरार होती थी, पर धीरे धीरे यह तकरार लड़ाई झगड़ों में बदल गई। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि करवा चौथ से एक दिन पहले करण ने गुस्से में आकर सुष्मिता पर हाथ उठा दिया था और यही वो पल था जब सुष्मिता ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि वो करण के साथ नहीं बल्कि राहुल के साथ जिंदगी गुजारेगी। जनवरी 2025 में सुष्मिता ने राहुल से बात करते हुए वो राज खोला जो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने राहुल को बताया कि करण ने काफ़ी पैसे जोड़ लिए हैं और अगर हम उसे ख़त्म कर दें तो ये सारे पैसे हमारे होंगे, जिससे हम कहीं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिस्म की चाहत के साथ मन में पैदा हुआ यह लालच उन्हें इस कदर अंधा कर चुका था कि अब उनके लिए सच झूठ, सही गलत का फर्क खत्म हो गया था। यहीं से शुरू हुई करण के कत्ल की साजिश, एक ऐसी साजिश जिसमें मौत भी नेचुरल लगे ताकि किसी को शक भी ना हो। कई तरीके सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि करण को स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से ख़त्म किया जाएगा। राहुल ने पिल्स का जुगाड़ किया और जैसे ही वो उसके हाथ लगी उसने तुरंत सुष्मिता को दे दी। सही मौके के इंतजार में आखिरकार वो काली रात आ ही गई जब 4 दीवारों के बीच एक ऐसा भयानक पाप अंजाम दिया जाने वाला था जो सुनने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या कोई इंसान इतना भी निर्दयी हो सकता है। 12 जुलाई 2025। एक हफ्ते से करण की डे शिफ्ट वापस शुरू हो गई थी और अब वो रात को घर पर ही रहता था। इसी वजह से राहुल और सुष्मिता का मिलना जुलना लगभग बंद हो चुका था, पर जो मोहब्बत के नाम पर शुरू हुआ था वो अब जुनून और तड़प में बदल चुका था। इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम चैट्स के जरिए करण को ख़त्म करने का प्लान फाइनलाइज करते हुए 12 जुलाई की तारीख को मौत का दिन चुना। रात के करीब 11 बजे करण जब डिनर करने आया तब सुष्मिता ने अपना शैतानी प्लान शुरू कर दिया। उसने स्लीपिंग पिल्स को पीसा और दही में मिला दिया क्योंकि वो जानती थी कि दही करण की कमजोरी है, जो कुछ भी छोड़ सकता है पर दही से कभी इनकार नहीं करेगा। लेकिन उस रात न जाने कैसे करण ने दही खाने से मना कर दिया, जिससे सुष्मिता का दिल
एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि उसका पूरा प्लान चौपट होने की कगार पर था। उसने फिर से दही ऑफर किया, पर करण ने फिर भी मना कर दिया। इसलिए सुष्मिता ने तुरंत अपना प्लान बदला। उसने 12-13 स्लीपिंग पिल्स को पीसकर खाने में मिलाकर दे दिया, जिससे अनजान करण ने आराम से वो डिनर खा लिया। पिल्स का असर धीरे धीरे होने लगा और डिनर के बाद करण अपने बेडरूम में सोने चला गया। सुष्मिता ने सोचा कि अब बस काम हो गया और वो बेचैनी से करण की सांसों के रुकने का इंतजार करने लगी। राहुल, जो पास में ही रहता था, गली में इधर उधर टहलते हुए बस एक कॉल का इंतजार कर रहा था कि कब सुष्मिता कहे कि करण अब नहीं रहा। लेकिन रात के 2 बज गए और सुष्मिता हर मिनट बाद बेडरूम जाकर करण की सांसें चेक करती, जो अभी तक चल रही थी। 3 घंटे बीत गए और मौत अभी भी उस कमरे तक नहीं पहुंची थी। इस वजह से परेशान सुष्मिता ने फ़ोन उठाया और राहुल को इंस्टा पर पहले मैसेज किया और फिर वीडियो कॉल लगाई। उसने राहुल से कहा कि नींद की गोलियां देने के बाद भी करण की सांसें चल रही हैं और कोई असर नहीं हो रहा, जिसे सुनकर राहुल ने उसे एक एक स्टेप में गाइड करना शुरू किया। सुष्मिता ने राहुल से पूछा कि क्या करण को शॉक देकर मारना है, जिस पर राहुल ने तुरंत हामी भर दी। सुष्मिता ने फिर बताया कि उसे लग रहा है कि दवाई का असर हो जाएगा, इसलिए वो इतनी देर तक इंतजार करती रही। इस बात पर राहुल बची हुई सारे पिल्स को एक साथ देने के लिए सुष्मिता से कहता है। सुष्मिता ने जब चेक किया तो उस वक्त सिर्फ 2-2.5 गोलियां ही बची थी। उसने यह बात राहुल को बताई और कहा कि इंटरनेट पर चेक करो कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेने के बाद मौत होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि 3 घंटे बीत चुके हैं पर करण को ना उल्टी हो रही है, ना दस्त लग रहे हैं और ना ही उसकी सांसें उखड़ रही हैं। राहुल ने इंटरनेट पर खोज की पर उसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। इस बीच सुष्मिता फिर बेडरूम में गई और करण को पिच करके देखा, लेकिन उसे जिंदा पाकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वक्त हाथ से निकलता देख राहुल तुरंत सुष्मिता के अपार्टमेंट पहुंच गया, जहां मौत अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार थी। जिस छोटे भाई को करण ने गोद में खिलाया था और जिस पत्नी का हाथ करण ने जिंदगी भर के लिए थामा था, उन दोनों ने मिलकर करण के सीने और हाथों पर लगातार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। ये झटके इतने भयानक थे कि स्लीपिंग पिल्स के असर में डूबे करण की नींद में ही मौत हो गई। करण को मारकर राहुल और सुष्मिता अपने प्लान में कामयाब हो गए और अब उनका एक ही मकसद था कि इस मौत को दुनिया के सामने एक एक्सीडेंट दिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने मोबाइल चार्जर से शॉक लगने वाली कहानी गढ़ ली और सुष्मिता ने पूरे परिवार को इस झूठ के चक्रव्यूह में उलझा दिया। धीरे धीरे सबको यकीन हो गया और किसी ने भी उनकी बात पर शक नहीं किया। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर पोस्टमार्टम ना कराने के लिए भी सबको काफ़ी हद तक मना लिया था। लेकिन सिर्फ कुणाल ही था जो अपने भाई की मौत का सच जानना चाहता था और जिसकी पोस्टमार्टम कराने की जिद सारे राज खोल सकती थी। फिर भी इनकी किस्मत कुछ और ही लिख रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही इनका सच दुनिया के सामने आ गया। राहुल से एक ऐसी गलती हो गई जो इनकी सारी मेहनत और प्लानिंग को बेकार कर गई। उसने सुष्मिता का नंबर मोबाइल फ़ोन में वाइफी के नाम से सेव कर रखा था, जो उस दिन इत्तेफाक से कुणाल की नज़र में आ गया और इसी छोटी सी गलती ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। पर जहां आपको लग रहा होगा कि इनके राज सामने आने से यह केस खत्म हो गया है, वहाँ यह केस ऐसी उलझनों में फंसने वाला था जिसे सुनकर ना सिर्फ आपको गुस्सा आएगा बल्कि अपने देश के सिस्टम का असली चेहरा भी दिख जाएगा। 14 जुलाई 2025 कुणाल के सामने अपने भाई की मौत का कड़वा सच था और इससे पहले कि यह सबूत मिटा दिए जाते, उसने तुरंत दूसरे फ़ोन से उन चैट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। उसने यह राज सिर्फ अपनी बहन नैन्सी के साथ शेयर किया और दोनों मिलकर सारे सबूत लेकर उत्तम नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए ताकि अपने भाई के कातिलों को रंगे हाथ पकड़वा सकें। लेकिन डिजिटल एविडेंस होने के बावजूद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेंडिंग होने का बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज करने से सीधा मना कर दिया था। इतना ही नहीं, जैसे ही कुणाल और नैन्सी वहां से निकले, उसी वक्त पुलिस स्टेशन से राम निवास नाम के पुलिस वाले ने उनके चाचा हरीश देव को पूरी बात बता दी। यहाँ हरीश देव उसी राहुल के पिता हैं। पुलिस के इस बर्ताव से कुणाल और नैन्सी को समझ आ गया कि वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी मां को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस भेज दिया और खुद फ़ोन के थ्रू उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में केस के अपडेट लेने लगे। इसी बीच जब कुणाल ने राम निवास से केस में हुई प्रोग्रेस के बारे में पूछा तो उसने उल्टा सवाल कर दिया कि क्या तुमने अपनी मां को डीसी ऑफिस भेजा है। राम निवास को सुबह कॉल की, इंक्वायरी क्या चल रही है, कहता है आपने मम्मा को डीसी अफसर भेज दिया। पुलिस की बातों से साफ था कि वो इस केस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उल्टा राहुल के परिवार को करण की फैमिली की सारी एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करती जा रही थी। हरीश ये जान गया था कि उसके बेटे ने अपराध किया है,
जो कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे में उसे कटघरे तक ले जाने की बजाय हरीश खुद शराब पीकर करण के घर चला गया और अपने भाई के परिवार को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। हमारी जान को भी खतरा है। हम चाचा दारू पी पी के धमकियां दे के जा चुका है कि परिवार मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा। कई बार बोल चुका ये घर भी बेच दूंगा, आपको सड़क पे नचवाऊंगा। करण के परिवार को उनके ही चाचा जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में डरा सहमा देव परिवार अपनी जान बचाने के लिए सिस्टम से सहारे की उम्मीद लगाए उत्तम नगर थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन चाचा के खिलाफ ना कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। FIR दर्ज करने को बोल रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। करण का परिवार इस मुश्किल समय में सिस्टम से न्याय की भीख मांग रहा था, लेकिन पुलिस के इस रवैये से वो खुद डरा सहमा बैठा हुआ था। इन द एंड जब करण के परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने लोकल मीडिया से मदद ली, जिन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस केस को सीरियसली कवर करते हुए अपनी कवरेज से इस देश के हर गली मोहल्ले तक पहुंचा दिया। पुलिस के ऐसे ढीले रवैये को देखते हुए करण के परिवार ने खुद ही सुष्मिता को कन्फ्रंट किया और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में उससे बातें निकलवाने में लग गए। सुष्मिता ने जुर्म कबूल करते हुए राहुल के बहकावे में आने की बात कही। ऐसे में देव परिवार ने ये जानना चाहा कि उसने करण को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया। करता था, कोई लड़की रखी थी उसने, अय्याश था वो, दारू पीता था, स्मैक पीता, नशा करता था, एकदम सीधा आदमी था। क्यों करता था? तुम्हारे लिए सेव करता था वो, ठीक है। पैसा लेके अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था, मेरे लिए मेरे से ही लेके सेव करेगा, मेरे पे एक पैसा नहीं, ठीक है। कम टूट जाता था वो भी, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना। सुष्मिता ने सारी गलती करण के ऊपर डालनी शुरू कर दी और उसकी बातों से कहीं भी यह नहीं लग रहा था कि उसे एक पल के लिए भी करण की मौत का कोई गम है। उल्टा उसके कन्फेशन में करण के लिए भरी नफरत साफ दिख रही थी, जैसे वो अपने जुर्म को जस्टिफाई करने में लगी हो। जब राहुल और सुष्मिता चारों तरफ से घिर गए और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो दोनों ने करण के मर्डर का इल्जाम एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। सुष्मिता का कहना था कि राहुल के पिता हरीश अक्सर प्रॉपर्टी के लालच में उनके सास से झगड़ा करते थे। ऐसे में जब परिवार में टेंशन बढ़ गई तो करण बीच में आ गया, जो हरीश को पसंद नहीं आया। तब हरीश ने करण को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। सुष्मिता के मुताबिक राहुल ने उसके 6 साल के बेटे को किडनैप करने और उसकी AI से अश्लील इमेज बना उसे वायरल करने की धमकी दी, जिस वजह से उसने मेंटल टॉर्चर का सामना किया। राहुल ने उसे फोर्स किया कि करण को स्लीपिंग पिल्स दी जाएं और करंट भी राहुल ने ही दिया था। लेकिन जब यही बातें राहुल से पूछी गई तो शुरू में उसने क्राइम में अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। उसने उल्टा सुष्मिता के परिवार पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसे फंसाने के लिए ये साजिश रची है। राहुल के कहने के मुताबिक वो करण के साथ सुष्मिता के लखनऊ वाले घर गया था, जहाँ करण के एब्सेंस में सुष्मिता ने उसके खाने में ड्रग्स मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुष्मिता और उसकी माँ ने आपत्तिजनक वीडियोज़ बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे घर के काम करने पर मजबूर किया। राहुल ने स्लीपिंग पिल सप्लाई करने और करण को करंट से मारने की बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। पहले तो सुष्मिता और राहुल ने मिली भगत से करण की पीठ में धोखे का छुरा भोंक दिया था और किसी ने भी एक दूसरे को इस अपराध को अंजाम देने के लिए रोकने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि पैसे का लालच और स्वार्थ में अंधे सुष्मिता और राहुल को उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। करण को ऐसी भयानक मौत देने के बाद दोनों अनजान बन के अपने इस रचे खेल को पूरा होते देखते रहे। ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे सुष्मिता और राहुल इस बात से बेखबर थे कि सच को चाहे कितनी भी परतों में दबा कर रख दो, आखिरकार वो बाहर आ ही जाता है। जिन खोखले इमोशंस और जिस्म की हवस पर राहुल और सुष्मिता अपने नए रिश्ते की नींव रख रहे थे, वही उनकी साजिश का असली जहर बन गया। जो मोहब्बत, वफादारी और साथ का नाटक वो एक दूसरे के सामने करते रहे, वो असल में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया गया एक धोखा था। जैसे ही उनकी गंदी चालें खुली, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपने लगे। सुष्मिता ने अकेलेपन को मिटाने के लिए हवस का सहारा लिया, जो बाद में एक नई शुरुआत और पैसे के लालच तक ले गया। एक ऐसा नशा जो उसे पूरी ज़िंदगी चाहिए था। और 23 साल के राहुल के लिए बहकना तो और भी आसान था। यह इसी नशे का असर था कि सुष्मिता के लिए करण अब एक रुकावट बन गया था।
दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के बाद बच निकलने में सफल भी हो जाते अगर कुणाल अपने भाई के लिए उस दिन वो जिद ना करता, पोस्टमार्टम के लिए पूरे परिवार को कन्विंस ना करता, और अगर वो चैट्स उसके हाथ ना लगती तो शायद यह केस कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि पुलिस का रवैया तो ऐसा था कि मानो उन्हें केस सॉल्व करने में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं थी। एक्चुअली पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पहले ही मीडिया ट्रायल की वजह से भी इस केस की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी, और इसी मीडिया ट्रायल के प्रेशर में 19 जुलाई 2025 को पुलिस ने चैट एविडेंस के बेसिस पर सुष्मिता और राहुल को BNS सेक्शन 103 यानी मर्डर और सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अरेस्ट कर लिया। सुष्मिता के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, एक परिवार, खुद का घर और हार्ड वर्किंग हस्बैंड, ज़रूरत की हर वो चीज़। अगर हम एक पल को मान भी ले कि करण एक अच्छे पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा था, उसका रवैया ठीक नहीं था, तो भी क्या इस तरह साजिश कर उसे मौत के घाट उतारना जायज़ था? सुष्मिता को अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया जिसके सर से उसने बाप का साया मिटा दिया। बेहतर होता कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाती, लेकिन नहीं, ऐसे में तो पैसे और प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता। उल्टा वो खुद को एक बेचारी, एक विक्टिम के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे इस कहानी का असली मुजरिम कोई और हो और वो सिर्फ एक मजबूर औरत। जब एक रिश्ते में मोहब्बत की जगह लालच, हक जताने की भूख और अपनी मर्जी चलाने का जुनून आ जाए तो अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान अपने फैसलों का मालिक तो होता है, पर उनके अंजाम से वो कभी नहीं बच सकता। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप Spotify पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।